सिंध हाईकोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लाटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। सिंध हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया। जी हाँ, आपको अपडेट करते चलें। सिंध हाई कोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लॉट्स के अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया है। आपको हम खबर से अपडेट कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लाटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया गया है सिंध हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने। और सिंध हाई कोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लाटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया है। आपको बताते चलें, सिंध हाई कोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लाटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं जवाद आसिफ से। जी, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, सिंध हाई कोर्ट में कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में लीज प्लाटों की अलॉटमेंट मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार कुरैशी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी महरम अली शान पर इजहार बरहमी की अदालत ने महरम अली शान अपनी तालीमी काबिलियत से मुतालिक पूछे गए सवालात से अदालत को मुतमईन ना कर सके। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने इस्तफसार किया कि कौन से महकमे के मुलाजिम हो, जिस पर ने जवाब दिया कि लोकल गवर्नमेंट में ग्रेड 17 का अफसर हूँ। जिस पर जस्टिस ने फिर पूछा कि तालीमी काबिलियत क्या है आपकी, जिस पर जवाब आया कि मैंने रियाजी में BA किया है। फिर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने फिर इस्तफसार किया कि मैथ में BA कौन सी यूनिवर्सिटी से होता है, तो उन्होंने कहा कि शाह लतीफ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट में BA किया है। फिर अदालत ने महरम अली शान से इस्तफसार किया कि मैथ के स्पेलिंग क्या है, तो उन्होंने बताया कि लोकल गवर्नमेंट का ग्रेड 17 का अफसर मैथ के स्पेलिंग बताने में नाकाम, जिस पर अदालत में वकला और साइलिन ने कहके लगाए। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीर अब्बास भी ग्रेड 18 के अफसर हैं, जबकि 19 में तैनात हैं वकील दरखास्त गुजार। जबकि अदालत ने इस्तफसार किया कि ग्रेड 18 का अफसर 19 में कैसे तैनात हो सकता है, जिस पर वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि रजिस्ट्रार कुरैशी कोऑपरेटिव सोसाइटी महरम अली शान ने लीज प्लॉट की लीज मंसूख कर दी है अदालत ने, जिसके बाद दरखास्त की मजीद समाअत जो है वो 22 मई तक मुलतवी कर दी है। जी 22 मई तक मुलतवी कर दी है। जवाद आसिफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आजम बस्ती में स्कूल के बाहर झगड़े के दौरान छुरियां लगने से 4 तलबा जख्मी हो गए। जना अस्पताल में तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। पुलिस का कहना है कि तलबा के वालिदैन और स्कूल इंतजामिया दोनों कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। तफसीलात जान लेते हैं जना अस्पताल में मौजूद मिराज अख्तर से। जी, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मैं इस वक्त जना हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ 4 मासूम बच्चों को लाया गया जो कि स्कूल के तालिब इल्म थे। उनको छुरियाँ लगी, जिसकी वजह से वो जख्मी हुए। यहाँ पर हमारी पुलिस से भी बात हुई है और कुछ बच्चों से भी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसके अगेन जो दूसरे स्कूल के लड़के हैं वो उनको सोशल मीडिया के जरिए जो है हिरासा कर रहे थे, उनको बिला वजह धमकियाँ दे रहे थे। और आज उन्होंने जो है आने का कहा था कि स्कूल पेपर के बाद हम स्कूल के बाहर आएंगे और तुम्हें देख लेंगे। बहरहाल ये बच्चे उन बच्चों को अच्छी तरह से नहीं जानते, ना तो उनके नाम सामने आ सकें। इनका कहना है कि मुताबिक ये है कि 8 लड़के थे जो कि दूसरे किसी स्कूल से ताल्लुक़ रखते थे, वो आए हैं आजम बस्ती की गली नंबर 12 में जो स्कूल है, और उन्होंने जैसे ही पेपर देके बच्चे बाहर निकले हैं उन पर हमला कर दिया, छुरियों से हमला किया, जिसके नतीजे में 4 बच्चे जख्मी हुए। फौरी तौर पर उनको जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है, उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की जख्मियों से, लेकिन जख्मी बच्चे सब बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और स्कूल की इंतजामिया उनको बात करने से भी रोक रही है। पुलिस का ये कहना है कि दोनों तरफ से स्कूल वाले भी जो है वो FIR करना नहीं चाहते और बच्चों के वालिदैन भी FIR नहीं करना चाहते, इसलिए ये कानूनी जो केस है वो फिलहाल नहीं बन सकेगा। लेकिन बहुत ही अजीब सी बात है कि तालीमी इदारे जहाँ पर हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, वहाँ पर अब छुरियाँ चलना शुरू हो गई हैं और लोग एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिए हैं। तो लोग जो यहाँ पर लड़के बेचारे मौजूद थे जिन्होंने हमसे बात की, उन्होंने ये मुतालबा किया है आला हुकाम से कि स्कूल की इंतजामिया से भी बात पुरस की जाए और उन लड़कों को तलाश किया जाए जिन्होंने छुरियों से हमला किया और बाकायदा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैट्रिक बोर्ड कराची के इम्तिहानात जारी हैं। इम्तिहानात से कबल पर्चा लीक होने का सिलसिला ना रुक सका। आज भी 9वीं जमात का रियाजी का हलशुदा पर्चा लीक हो गया। तफसीलात जानते हैं फरहान खान की इस रिपोर्ट में।
मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया के हाथों यरगमाल। नकल की रोकथाम के लिए किए गए तमाम इकदामात नाकाम हो गए। पर्चा लीक होना मामूल बन गया। आज नवी जमात के रियाजी का हल शुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हो गया। माफिया ने सूबाई वज़रा और चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के नोटिस को भी संजीदा न लिया। मैट्रिक इम्तहानात में 3,68,000 से ज़ायद तलबा की रजिस्ट्रेशन की गई, जिनके लिए मजमूई तौर पर 505 इम्तहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। कैमरामैन शाहजेब के साथ फारान खान, सिटी 21। सीपैक सिक्योरिटी के लिए रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने का फैसला। नई फोर्स में 3,852 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। ख्वाहिशमंद आज से 28 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोड़ियों से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने सिंध पुलिस में सीपैक मंसूबे के लिए सिक्योरिटी तौर पर जो है रैपिड रिस्पांस फोर्स के 3,852 एहलकार भर्ती करने का फैसला कर लिया है। ये रैपिड रिस्पांस फोर्स में 7 ग्रेड के जवान भर्ती किए जाएंगे। भर्ती के लिए जो है नई भर्तियां कराची, हैदराबाद, शेख बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास और सक्खर रीजन लाड़काना में भी की जाएंगी। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद जो उम्मीदवार हैं उनके लिए तलीमी काबिलियत मैट्रिक लाजमी करा दिया गया है, जबकि मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो है आज से 28 मई तक जो है दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। इस हवाले से मुलाजमत के लिए ख़वातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस कोटा भी मुख्तसर कर दिया गया है। जी आज़ाद नोड़ियों हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताते चले, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मार्टन क्वार्टर्स का दौरा। मेयर कराची ने मार्टन क्वार्टर्स में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया और इंतजामिया को काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी हैं। तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मार्टन क्वार्टर्स का दौरा किया है। मेयर कराची ने मार्टन क्वार्टर्स के तरक्याती कामों का भी वहाँ पर जो है जायजा लिया है। सिटी कौंसल यास्मीन भट्ट, सैयदा बिल्किस फातिमा और मुतालिका अफसरान भी मेयर कराची के हमरा जो है इस मौके पर मौजूद थे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मार्टन क्वार्टर्स में सड़क मयारी और पायदार जो है बनाई जाएगी। उनका कहना था कि कराची के तमाम इलाकों में यकसा बुनियादी तौर पर तरक्याती काम जो है वो जारी हैं। आइंदा साल के बजट में तमाम टाउन्स में तरक्याती मंसूबों के लिए रकम भी जो है मख्सस की जाएगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी और इसकी क़यादत खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची के लिए सिर्फ बातें बनाने वालों का अंजाम अवाम के सामने है। इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार आपका। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ऐसी सूरत हाल में हीट स्ट्रोक का भी खदशा है। हीट स्ट्रोक से बचने के लिए सिविल अस्पताल में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मीर केरियो से, जो इस वक्त हीट स्ट्रोक सेंटर के इंचार्ज के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मौसम गर्मा दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, जबकि कराची में जो दर्जे हरारत है वो 29 सेंटीग्रेड तक जहां पहुंचा है। ऐसी सूरत हाल में जो है सिंध हुकूमत ने इस हवाले से कि आला सतही इजलास भी तलब किया था। इजलास में ये तय हुआ था कि जो भी तमाम बड़े सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जो हीट स्ट्रोक के हवाले से इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ और जो भी हीट स्ट्रोक के मरीज़ हैं उनको किस तरह से डील किया जाए, उनका इलाज क्या होगा और एहतियाती तदाबीर क्या होंगी। इस हवाले से मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ सिविल अस्पताल कराची से, जहाँ भी हीट स्ट्रोक के हवाले से एक सेंटर कायम किया गया है, जहाँ पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। यहाँ पर हमारे साथ एडिशनल MS डॉक्टर अलवीना अलवी साहिबा मौजूद है। मैडम बताइएगा कि हीट स्ट्रोक के हवाले से सिविल अस्पताल में क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है? हीट स्ट्रोक के हवाले से जैसे कि हीट वेव स्टार्ट हो गई है, तो सिविल हॉस्पिटल कराची में हमने पूरे इंतज़ाम कर लिए हैं। यहाँ पे हमने 15 बेडेड हीट स्ट्रोक यूनिट कायम किया है, जिसमें नर्सेज की अवेलेबिलिटी है और जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल है और हमारे पास क्रैश ट्रॉली है, मेडिसिन्स और बर्फ़ और फ्रिज का इंतज़ाम है, जहाँ पे जैसे जो भी पेशेंट्स आएंगे तो उनको कोल्ड स्पंजिंग के लिए हमने बर्फ़ वगैरह का भी अरेंजमेंट है। ACs भी ऑन है हमारे मतलब पूरे इंतज़ाम यहाँ पे कंप्लीट है।
जी बिल्कुल, सिविल अस्पताल कराची में हीट स्ट्रोक के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब मेरा कैमरामैन एहसन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो भी रखी गई हैं, जो भी अद्वियात हैं हीट स्ट्रोक के हवाले से वो भी रखी गई हैं। एयर कंडीशन, बर्फ़ वगैरह सारे इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए, जबकि हीट स्ट्रोक के लिए जो तकरीबन 15 बेड्स पर मुश्तमिल एक सेंटर भी कायम किया गया है। तो ये सिविल अस्पताल कराची के मनाज़र हैं जहाँ पर हीट स्ट्रोक के हवाले से तमाम जो है इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जी बल्दिया औज़मा कराची शहर में मुमकिना हीट वेव के चैलेंज से निमटने के लिए तैयार। बल्दिया औज़मा कराची के तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब्बासी शहीद अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड बना दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से, जो इस वक्त मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अब्बासी शहीद अस्पताल जावेद इकबाल के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची शहर कायद में मुमकिना हीट वेव के खदशे से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत तमाम अस्पतालों में जो है ज़म्न में खुसूसी तौर पर इंतज़ामात किए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्बासी शहीद अस्पताल में। यहाँ पर जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर हीट वेव से मुतासरा अफराद के लिए बाकायदा तौर पर एक वार्ड भी बनाया गया है, जबकि इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची के दीगर अस्पतालों में भी जो है इंतजामात किए गए हैं और अमले को जो है हाई अलर्ट कर दिया गया है। डॉक्टर्स को भी अस्पतालों में मौजूद रहने की हिदायत दी गई हैं ताकि जो भी मरीज़ जो है हीट वेव से मुतासरा हैं बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत अस्पतालों का रुख करते हैं, उनका बर वक्त इलाज करवाया जा सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्बासी शहीद अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ये बताइएगा अब्बासी शहीद अस्पताल में कितने बेड्स पर मुश्तमिल ये वार्ड जो है बनाया गया है? ये 8 बेड का वार्ड बना है हमारा। ये एयर कंडीशनड है और इसमें तमाम इमरजेंसी की सहूलत मौजूद हैं और ये हीट वेव्स की मद्देनज़र ही ये बनाया गया है वार्ड। कितना अमला इसमें अमला स्टाफ 2 स्टाफ हैं और 3-4 वो हैं वार्ड बॉय और उनके असिस्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा हीट वेव से शहरियों को महफूज रखने के लिए क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? तो कम से कम बाहर निकलें, ज़रूरत इंतहाई ज़रूरत हो तो जब बाहर निकलें सर को कवर करके रखें अपने और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और बाहर का खाना पीना बंद कर दें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि 8 बेड्स पर मुश्तमिल जो है खुसूसी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल में हीट वेव वार्ड जो है बनाया गया है। शहरियों से इन्होंने अपील की है कि वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और बाहर के खाना खाने से जो है वो गुरेज करें। जी ये आपको बताते चले, इस पार्कों से समीरा चौक तक वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से पानी की नई लाइन डाली गई है, जिससे एतराफ में आबाद होने वाली रिहायशी सोसाइटीज़ को पानी फ्राहम किया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन में अदायगियाँ करने वाले सार्फिन को पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। जिन मकामात पे लाइनें मौजूद नहीं थी वहाँ नई लाइनें डाली जा रही हैं ताकि उन तमाम सोसाइटीज़ और दीगर सार्फिन को जो है वो टैक्स नेट में लाया जा सके और उनको पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे साथ मौजूद हैं स्कीम 33 के। इरफान साहब बताइएगा, ये लाइन जो डाली गई है 2500 फीट, इसका मकसद क्या है? असल में जो हमारी लाइन डली है 2500 फीट सुबह चौक से लेके हम PCSIR स्पार्को तक हमने ये लाइन डाली है ताकि जो इनका पानी का दौरानिया था इनको परेशानी हो रही थी। CO साहब से इन्होंने कंसल्ट किया, फिर CO साहब ने हमें इनके ताकी थी कि अब पानी की लाइन को प्रोवाइड की जाए, चेंज के हमने लाइन डाली। इन चारों सोसाइटियों को हम पानी मुहैया करेंगे। ठीक है, सोसाइटियों को पानी देने के बाद इदारे में रेवेन्यू जनरेट होगा? अच्छा, ये तो वैसे भी टैक्स नेट पे है और इनका जो है बिल्कुल इनका एक तो PCSI इंडिविजुअल है, बाकी अंचोली का भी क्लियर है और फेडरल भी क्लियर है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। वो तमाम सार्फिन जो कि टैक्स नेट में आना चाहते हैं और आ रहे हैं, उनको वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से पानी फराहम किया जा रहा है। जिन मकामात पे डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम मौजूद नहीं है वहाँ पे नई लाइनें डालने के बाद जो है उनको फराहमी दी जा रही है पानी की। इस तमाम सूरत हाल में MD वाटर कॉरपोरेशन की हिदायत है वो तमाम मुताल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को कि फौरी तौर पर उन तमाम सोसाइटीज़ और सार्फिन को टैक्स नेट में लाया जाए और पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जी लांडे गुलशन बुनेर में फायरिंग से खातून की हलाकत पर पुलिस ने इब्तदाई तहकीक तफ्तीश मुकम्मल कर ली। मकतूला यास्मीन बीबी को दामाद ज़ुफ़रान ने कत्ल किया। जी हाँ, आपको बताते चले, लांडे गुलशन बुनीर में फायरिंग से खातून की हलाकत पर पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल कर लिया। इस पर हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी जाए वकूआ पर मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं।
بالکل دیکھیں یہاں پر گلشن منیر میں ہم موجود ہیں. قائدآباد تھانے کی حدود میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, خاتون جاباگ ہو گئی. واقعہ کیسے پیش آیا, علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بتائیے گا کیا ہوا تھا علاقے کے اندر؟ دیکھیں یہ جو سننے میں آ رہا ہے صبح مارننگ میں 8:30 بجے کے بعد یہ واقعہ ہوا ہے, لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ خاتون جو ہیں وہ پیدل آئی تھیں اور جو واردات کے ملزم تھے وہ بائک اس میں آئے ہیں, رشکے میں آئے ہیں. 3 فائر انہیں اسٹیٹ کیے ہیں چہرے پہ. تو اس کے بعد وہ جو آئے تھے اس کے ساتھ تھے, خاتون کو تو کافی ٹائم ہو چکا ہے, تقریباً 4-5 سال ہو چکے ہیں. دوا سلام تو ان کے بیٹوں کے ساتھ ہے کیونکہ کرایہ دار ہیں. زعفران ان کا گلشن بنیر میں رہتا ہے وہ, تو مے بی کہ شاید ہو, اس چیز کا مجھے علم نہیں ہے. ہاں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اس کو پولیس آئی تھی, انہوں نے اپنے جو بھی ان کی کارروائی تھی وہ کر کے جا چکے ایک دفعہ, پھر اس کے بعد دوبارہ آئے ہیں, پھر اپنی کارروائی کی اور ابھی 5 منٹ ہوئے چلے گئے. جی بالکل دیکھیے ذاتی دشمنی بتائی جا رہی ہے. پولیس نے جو ہے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں. 2 گولیاں خاتون کے منہ پہ ماری گئی ہیں. خاتون کی شناخت جو ہے یاسمین بی بی کے نام سے ہوئی ہے. پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات کا عمل جاری ہے. جی یہاں آپ کو بتائیں گے رینجرز اور پولیس نے لیاری گینگ وار سے تعلق رکھنے والے 2 انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے. ملزمان بھتہ خوری اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں مطلوب تھے, جبکہ پاکستان کوسٹ گارڈ نے پسنی اور اوتھل سے کروڑوں مالیت کے منشیات اور چھالیاں برآمد کر لی. معراج اختر کی رپورٹ دیکھیں. پولیس اور رینجرز کی تابڑتوڑ کارروائی, 2 انتہائی مطلوب ملزمان گرفت میں آ گئے. پاکستان کوسٹ گارڈز کی بھی پھرتیاں کام آ گئیں, کروڑوں مالیت کی منشیات اور چھالیاں پکڑی گئی. رینجرز اور پولیس نے لیاری میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے گینگ وار کے 2 ملزمان نصیب اللہ اور عاقب علی کو گرفتار کر لیا. ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان کے قبضے سے اسلحہ, موبائل فونز اور ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے. ملزم نصیب اللہ اگست 2023 میں مبین بلوچ کے ساتھ لیاری گینگ وار وسیع اللہ گروپ میں شامل ہوا. ملزم ڈکیتی کی متعدد وارداتوں سمیت بھتہ وصولی میں بھی ملوث ہے, جبکہ ملزم عاقب علی 2012 میں تاج محمد اور تاجو گروپ میں شامل ہوا, جس نے 2014 میں عثمان آباد لیاری گینگ وار کے کمانڈر نعیم لاہوتی, فاروق مایا اور تاج محمد اور تاجو کے ساتھ مل کر متعدد لوگوں کو زخمی اور ہلاک کیا. دوسری جانب پاکستان کوسٹ گارڈ نے انسداد منشیات اور اسمگلنگ کے خلاف پسنی اور اوتھل میں سرچ آپریشن کیا. ترجمان کے مطابق 2052 کلو گرام اعلیٰ کوالٹی کی چرس کے 187 بیگ برآمد کر لیے گئے. پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی منڈی میں قیمت 34.241 ملین ڈالرز کے لگ بھگ ہے, جبکہ اوتھل چیک پوسٹ پر کوئٹہ سے کراچی آنے والی مسافر بس سے 3595 کلو گرام ممنوعہ چھالیاں برآمد ہوئی. معراج اختر, سٹی 21. پاکستانیوں نے 10 ماہ میں چائے کی درآمد پر $54 کروڑ خرچ کیے. رواں مالی سال 10 ماہ میں پاکستانیوں نے $54 کروڑ 74 لاکھ چائے کی درآمد پر خرچ کر دی ہیں, جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے 17% زائد ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں اشرف خان سے. جی اشرف, آگاہ کیجیے گا. جی زیادہ شمار پاکستان نے رپورٹ دی ہے جو کہ امپورٹ پہ کتنی مالیت خرچ کیے گئے ہیں, جس میں بتایا گیا رواں مالی سال 10 ماہ میں چائے کی درآمد پر 17% کا اضافہ ہوا ہے. رواں مالی سال 10 ماہ میں چائے کی درآمد پر $54 کروڑ 74 لاکھ خرچ کیے گئے, جو کہ گزشتہ مالی سال 10 ماہ میں $46 کروڑ 76 لاکھ مالیت کی چائے درآمد ہوئی تھی. رواں مالی سال 10 ماہ میں 15% اضافے سے 2,19,066 ٹن چائے درآمد کی گئی ہے. گزشتہ مالی سال 10 ماہ میں 1,90,830 ٹن چائے درآمد کی گئی تھی. جی اشرف خان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ایف بی آر کے تاجر دوست اسکیم پر تاجروں کے تحفظات دور نہ ہو سکے. صدر منصور کالونی فرنیچر مارکیٹ نے اسکیم کی کامیابی تاجروں میں اعتماد کی بحالی اور خوف کی فضا کے خاتمے سے مشروط کر دی ہے. تفصیلات جان لیتے وسیم افتخار سے. جی آگاہ کیجیے گا. آج ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہوتے ہیں, اور انہی اقدامات کی ایک کڑی تاجر دوست اسکیم بھی ہے. لیکن تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے جو تاجر برادری ہے ان میں ابھی بھی جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں اور تحفظات رکھتے ہیں اس اسکیم کے حوالے سے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چودھری ذیشان گجر, جو کہ صدر ہیں منظور کالونی فرنیچر مارکیٹ کے. ان سے جانتے ہیں کیا تحفظات ہیں آپ کے تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے. یہ تو بڑی اچھی اسکیم ہے, کچھ تاجروں نے خیر مقدم بھی کیا ہے, لیکن آپ کو کیا تحفظات ہیں؟ السلام علیکم جی. سسٹم یہ ہے کہ اگر تاجر دوست تنظیم جو چلایا ہے انہوں نے اسکیم جو ہے, اگر وہ پراپر ہوتی تو لوگوں کو تحفظات نہ ہوتے. تاجروں کو کچھ شکیں اس کے اندر ایسی ہیں کہ جو تاجروں کو نامنظور ہیں, جس کے لیے ہم نے جو ہے وہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کی جائے, اور جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر جو نکات انہوں نے شامل کیے ہیں ان کو فی الفور جو ہے ختم کیا جائے. لوگوں کو سب سے زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے, اگر ہم سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پہ چیک اینڈ بیلنس بہت سخت ہو جاتا ہے,
اور یہاں پہ ایک رشوت کا بازار سرگرم ہے. اگر ان چیزوں کو ریموو نہ کیا گیا تو میرے خیال میں لوگ جو ہے آنے سے کترائیں گے اس کے اندر. اچھا یہ بتائیے گا کہ نوٹسز بھی آپ کے پاس آتے ہیں FBR کی جانب سے، اس سے بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں نوٹس جو آتے ہیں ہمارے پاس وہ اس طرح کے نہیں ہیں کہ جی سیل ٹیکس کا پرابلم تھا وہ کچھ ریزالو ہوا ہوا. ابھی ہم خود چاہتے ہیں کہ انکم ٹیکس کے اندر لوگ سارے کے سارے جو ہے شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ قومی فریضہ ہے، اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتا. لیکن سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سہولت ہو. دیکھیں بینک میں آپ جاتے ہیں، بینک آپ کو کتنی فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے، تب جا کے آپ بینک میں اکاؤنٹ کھولتے ہیں. تو FBR کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کریں، نہ کہ ان کو ڈر اور خوف رہے آپ لوگوں سے. یہ تھے چودھری ذیشان گلجن کا کہنا ہے کہ FBR کی اسکیم کے ساتھ یہ بالکل منسلک ہونا چاہتے ہیں، لیکن جو ٹیکس کا نظام ہے اس پر جو ہے وہ اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو FBR کے اندر وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو کہ پریشان کرتے ہیں تاجروں کو، ان ایلیمنٹس کا خاتمہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اس اسکیم میں رجسٹریشن کے لیے تاجروں میں جو ہے وہ اعتماد کی فضا بحال کی جائے. جی سونے کی بڑھتی قیمت نے جولرز کا کام ٹھپ کر دیا اور پاکستان جولرز اینڈ مینوفیکچرز ایسوسی ایشن کے صدر حسین قریشی کہتے ہیں سونا مہنگا ہونے سے کاروبار متاثر ہو گیا. سیزن ہونے کے باوجود مارکیٹوں میں سناٹے کا راج ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ ایاز رانا سے. جی بالکل، جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں جو کمی ہے وہ بہت معمولی کی جاتی ہے، لیکن جب اضافے کی بات آتی ہے تو یکدم ایک بڑا اضافہ کر دیا جاتا ہے. آج بھی سونے کی قیمتوں میں 3,100 روپے کا ایک ساتھ اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد اب اگر ایک تولے سونے کی ہم بات کریں تو 2,48,000 روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے. ذرا ہم جانتے ہیں کیا وجوہات بن رہی ہیں سونے کی قیمتوں کی بڑھنے سے، کاروبار کتنا متاثر ہے. میرے ساتھ آل کراچی مینوفیکچرز جولر ایسوسی ایشن کے صدر موجود ہیں حسین قریشی. حسین بھائی، کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم سے کمی تو کم ٹکڑوں میں ہوتی ہے لیکن ایک دم بڑا اضافہ ہوتا ہے، کتنا متاثر ہے کاروبار؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک تو اضافہ خصوصی طور پہ جو عالمی مارکیٹ میں ایک دم اضافہ رہا ہے، جو عالمی صورتحال ہے اس کے تناظر میں یہ اثر سونے کی قیمتوں پہ بھی پڑتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مقامی سطح پہ بھی کچھ اونچ نیچ اس طرح ہوتی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس اضافے کی وجہ سے جو مارکیٹوں کی صورتحال ہے وہ آپ دیکھیں، ابھی آپ نے دیکھا مارکیٹوں میں سناٹوں کا راج ہے. حالانکہ یہ عید کے بعد ایک سیزن ہمارا ہوتا ہے اور بقرعید تک اور بقرعید کے بعد تک یہ ایک سیزن والا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہوئی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا ادارہ بھی قائم کیا جائے جو آپ کے کاروبار سے منسلک ہو، جو ریگولیٹ کرے سونے کی قیمتوں کو، ایسا کوئی مطالبہ پیش کیا گیا؟ دیکھیں یہ تو مطالبہ ہمیشہ سے میں دہراتا رہا ہوں اور آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کو حکومتی ایک اتھارٹی بنائی جائے جس میں سینئر جو ہے نا جولرز کے رہنما ہوں جن کو سمجھتے ہیں، اور حکومت کے بھی لوگ ہوں. چیک اینڈ بیلنس ہوگا اس جولرز کے نظام کا تو بڑی بہتری آئے گی. اس میں ریٹ بھی بہتر ہوگا اور جو کوالٹی ہے اس کے بھی چیک اینڈ بیلنس ہوگا. ایک پالیسی بنے گی نا جب بیٹھ کے، تو اس سے بڑا فرق ہوگا. اس سے ہم جو جولرز ہیں وقتی طور پہ شاید ایسا کچھ لگے، لیکن یہ کہ اس سے عوام کو بھی فائدہ ہے اور ہمارے دکانداروں کو بھی فائدہ ہے. ٹیم کا کہنا ہے کہ کوئی ایسا ایک ادارہ بنا دیا جائے جو ریگولیٹ کرے اس کی قیمتوں کو، ایک واضح پالیسی ہو، بجٹ کے بعد اندر ایسی پالیسیز بنائی جائیں اور ساتھ ہی عوام کو دوبارہ بجٹ پیش کرنے کے بعد کوئی نیا منی بجٹ نہ آئے. یہ اس دفعہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ جس طریقے سے ایک کاروباری حضرات کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے. کاروبار میں آسانیاں پیدا کرنی ہیں اور بجٹ کے بعد منی بجٹ نہ پیش کیا جائے، یہ بھی ایک مطالبہ سامنے آ رہا ہے. اور اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.